स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 के इतिहास का तीसरा अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। इससे पूर्व हमने 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार हम इसे ही पढ़ेंगे। पहले अध्याय को समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। इसलिए अंत तक बने रहिए ताकि आप प्रश्नोत्तर तक सभी क्वेश्चंस कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना थी कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाने निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। ऊपर चित्र देखते हैं। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवान ग्रहण कर रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उससे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ये ख्याल भी रखना था कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। भारी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत थी और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम सीखेंगे और देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया और आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए व मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान लगाना तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही रही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम के कपड़ा खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 में से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात की चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ये जाहिर हो गया था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने लगी थी। चित्र 2 में हम देख सकते हैं बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद की एक साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने, ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों का बहुत बुरा असर पड़ा था। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल को 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया था। इस अकाल से में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। चित्र 3 में हम चार्ल्स कॉर्नवालिस को देख रहे हैं। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व के आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर 2 दशक तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थानीय बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया।
उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इनके इजाफा नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार किए खर्चे करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। समस्या क्या हुई? मगर स्थानीय बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाना भी जमींदारों के लिए परेशानी भरकम हो रहा था। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा ही राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के रूप की शुरुआत सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूलते सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुकाता था तो उसकी पुश्तैनी ज़मीन भी से बेदखल कर दिया जाता था। स्रोत देखते हैं। बंगाल के रैयत पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल में बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे और वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की। बटाई की भारी शर्तें और मवेशियों, बीज और आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने का पूरा हक नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते थे? न ही अपनी हालत में सुधार की कोई उम्मीद दिखाई देती है। महल क्या होता है? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात पर यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त को दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी के शासन और व्यापारियों के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वे स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इन इलाकों का ज़्यादातर विस्तार अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसे बचाए रखना चाहिए। उसके आदेशों पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया और ज़मीन की जांच की और खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों का दर्ज किया। गांवों के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व के हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व के स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखियों को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलावरी बंदोबस्त कहा गया। चित्र 4 में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो का चित्र है। मुनरो की व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा।
वहाँ जो लगाई गई व्यवस्था विकसित हुई उसे रियातवर या रियतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जा किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देखा। टॉमस मुनरे ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरे को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे हैं। राजस्व आंकलन से पहले उनके खेत को सावधानीपूर्वक व अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर उनमें समस्या आने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था और किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रियत गांव से भागे जा रहे थे। रियत मतलब किसान। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे और आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशाली किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों न केवल राजस्व प्रदान कर सकेंगे बल्कि वह यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से भी फसल उगा सकेंगे। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेजों ने देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। वह बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में है गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फसलों की खेती को फैलाने के लिए नए तरीके अपनाए। आइए उसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं। चित्र 5 में एक कलाकारी में छापा गया है जो 20वीं सदी के है। चित्र 6 में मॉरिस कॉटन छापा है जो 19वीं सदी की इंग्लैंड में थी। क्या रंग का कोई इतिहास है? देखते हैं। चित्र 5 व 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दिखाई गई है। बाईं तरफ जो चित्र 5 है यह भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई कलमकारी छापे दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि व कलाकार विलियम्स मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल की छापे हैं। दोनों ही छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इस आमतौर पर नील कहा जाता था। क्या आप जानते हैं यह रंग कैसे पैदा किया जाता था? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम का एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की संभावना थी कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस की छापों का इस्तेमाल किया गया। वो नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी व नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली व दक्षिणी फ्रांस में, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला और नील के आयात पर पाबंदी लगा दी। बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों पर जबरन काम करवाता था और कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। नील पे आयातों में पाबंदी लगवा दी थी वहाँ के स्थानीय जो किसान थे उन्होंने। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाले रंगों में बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों में नील के आयात पर लगे पाबंदी में ढील देने के लिए सरकार पर राजी कर लिया और
कैरिबाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीस, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जैमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोगों ने नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील की बागान सामने आए। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकरण में युग शुरू हो चुका था। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उस दौरान वेस्ट इंडीज व अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 तक के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया और ब्रिटेन के रंगरोज अब नील की उत्पत्ति के लिए बेचैनी से किसी और के स्रोत को तलाश रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था, वे देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने का रास्ता ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था, जबकि 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावारी के पैसे नहीं थे, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रेती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील उत्पादन करते थे। या तो ज़मीन खरीद लेते थे या फिर ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नीज खेती की समस्याएं। बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किए। वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत थी। मजदूरों को ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। गुलाम कौन होते हैं? ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता था। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती थी, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता था। बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान के पास 1000 बीघा है तो 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील के उत्पादों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल भी चावल व खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक नीज खेती के क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचा रहे थे। इस व्यवस्था के तहत नील का पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। बीघा क्या होता है? ज़मीन का एक माप होता है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तक तय किया था। रेतों की ज़मीन पर नील की खेती। रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे और कई बार वे गांव के मुखियों को भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था।
और कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागिन मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, और जबकि मिट्टी को तैयार करने और बीज बोने व फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रखा जाता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप देती जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। चित्र 8 में 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे। चित्र 9 में खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों का गट्ठर दिखाई दे रहे हैं। चित्र धुंधला है। नील का उत्पादन कैसे होता था? चित्र 10 में नील के खेतों के आसपास स्थित नील का एक कारखाना विलियम्स स्पिन द्वारा चित्र बनाया गया है, 1863 का है। चित्र 11 में नील के पौधों को होद तक औरतें ढोकर लेकर जा रही हैं। व चित्र 12 में होद में घोल हिलाने वाला है। यहाँ खड़ा नील मजदूर होद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोलों में खड़ा होना पड़ता था। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वैट्स जो होद होते हैं उनमें पहुंचा दिया जाता था। वह रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक होद का अलग अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस होद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और होद में छान लिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। दूसरे होद जो बीटर वॉट है में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडल द्वारा खंगाला जाता था। जब द्रव्य हरा उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाल दिया जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ी नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था और द्रव्य को छानकर अलग कर दिया जाता था। नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी दूसरे कुंड में निथरन कुंड में डाल दिया जाता था और इसके बाद निचोड़कर बाकी प्रक्रिया को सुखाया दिया जाता था। बाकी बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। बिक्री के लिए नील तैयार। यहाँ चित्र 13 में हम देख रहे हैं बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काट कर मजदूर उन पर मोहर लगा देते थे और पिछले वाले हिस्से को मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। आगे देखते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी समझ में आ गया था कि व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती है बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रियातों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रियातों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले व तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे और औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद गई। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले को सामूहिक बहिष्कार कर दिया और बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमस्ता एजेंट की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि वे न तो नील खेती के लिए कर्ज लेंगे, न ही बागान मालिकों के लठियालों व
लाठी दुंदरू गुंडों से डरेंगे। नील के किसानों चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे। ऐसा कभी कभी ही होता था। 1859 में नील रियातों ने को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार व मुखियों का समर्थन मिल सकता है। तो बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने से नील के अनुबंधों पर जमीन जबरन दस्तक करवाए थे, उन्हें ही नील के किसानों को इकट्ठा किया व लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रियातों को बागवात के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। वह जमींदारों इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए जमीन ले सकते हैं। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। वह 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबरें फैल रही थी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रियातों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसएल ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि रियातों को नील के अनुबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है और ईडन किसानों को शांत करने, विस्फोट स्थितियों में नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग नील जिलों की ओर चल पड़े और उन्हें रियातों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रियातों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रियातों से कहा कि वे मौजूद अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद भी कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वह उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील के किसानों की दुर्दशा देखकर आने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। स्रोत देखते हैं। स्रोत 2 नील गांवों का एक गीत है। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे को उत्साह बढ़ाने में और सामूहिक भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते थे। इस तरह के गीतों में से हम उनकी भावनाओं का पता चलता है कि नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। उनमें से एक गीत इस प्रकार का है। मौला हो हाथी के बागान, मालिक की लंबी लंबी लठिया दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके थे। इस बार तो सभी रियात तैयार हैं, वे चुप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियाले का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। स्रोत 3 है। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1807 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटनकार, जो नील आयोग के अध्यक्ष थे, वह कह रहे हैं, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला कह रहे हैं, मैं नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री शाले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा।
नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। अन्य उत्तर देखते हैं। वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लाबत ने कैरेबियाई द्वीपों के दौरा किया था, इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। इस तस्वीर लाबत की एक पुस्तक से ली गई है। लबात एक पुस्तक है, उससे ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागोनों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहा है और एक अन्य मजदूर एक मशीन चरखी को से घुमा रहा है। दो मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में दो मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में ढालने के लिए तैयार कर रहे हैं। वह तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह पर खड़ी होकर सारे गुलामों पर नजर रखे हुए है। प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। रियत किसे कहते हैं? किसानों को कहते हैं, इसका किसान हो जाएगा। दूसरा है महाल होता है ग्राम समूह। फिर है नीज, ये बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती को कहते हैं नीज। व रेतों की ज़मीन पर खेती। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है, यूरोप में वुड उत्पादकों को खालिस्तान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। क्या आ जाएगा इसमें? नील। दूसरा है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग खालिस्तान के स्थान पर बढ़ने लगी थी। इसमें क्या आ जाएगा? औद्योगिकरण। तीसरा है, खालिस्तान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग का बुरा असर पड़ा। कृत्रिम रंग। चौथा है, चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था, नील बागानों के खिलाफ था। आइए विचार करें। प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त के हिसाब से राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी के राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि को स्थायी रूप से तय कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि भविष्य में कभी भी कंपनी के द्वारा राशि में इजाफा नहीं किया जाना था। लेकिन अगर कोई जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। अंग्रेजों को लगता था कि क्योंकि राज्य की राजस्व मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार समय के साथ बढ़ते उत्पादन के से फायदे में रहेंगे और दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था दमनकारी मालूम होती थी। प्रश्न नंबर 4 है, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र थे, के लिए हॉल्ट मैकेंजी ने नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे महालवारी व्यवस्था कहा गया। मैकेंजी को लगता था कि उत्तर भारत समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिसे बचाकर रखना चाहिए और इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव को ही लगान वसूलने करने का अधिकार दिया गया। स्थायी बंदोबस्त में कर एवं लगान वसूल करने का अधिकार जमींदारों के हाथों में होता था। वही महालवारी व्यवस्था में जमींदारी गांवों के मुखिया को सौंप दी गई। जो भी सरपंच वगैरह होते थे, वहाँ के जो मुखिया होते थे गांव के, उनको सौंप दी गई थी। स्थायी बंदोबस्त में, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, राजस्व स्थायी था, अर्थात इस राशि को कभी नहीं बढ़ाया जा सकता था, जबकि महालवारी व्यवस्था में लगान राशि को समय समय पर संशोधित किया जाता था। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं लिखिए या बताइए।
ब्रिटिश नियंत्रण वाली दक्षिणी भारतीय इलाकों में स्थानीय बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था शुरू की गई, जिसे रियातवार या फिर मुनरो व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था को लागू करने वाले मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधा किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था से काफ़ी समस्याएं थी। पहली, राजस्व अधिकारियों ने आमदनी को बढ़ाने के लिए राजस्व कुछ ज़्यादा ही निर्धारित कर दिया था, जिससे किसान चुका नहीं पा रहे थे और वह गांव से भागने लगे, जिससे राजस्व वसूली सुस्त पड़ने लगी थी। मुनरो को उम्मीद थी कि यह व्यवस्था किसानों को संपन्न व खुशहाल बना देगी, लेकिन किसान राजस्व चुकाने में व्यवस्था के कारण महाजनों से कर्ज ले रहे थे और उसमें फंसते जा रहे थे। किसानों के ऊपर ऋण का बोझ बढ़ने के कारण उन्होंने किसानी छोड़ने लगे। प्रश्न नंबर 6 है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? रैयत नील की खेती से इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि रैयतों को बागान मालिकों द्वारा समझौता करने के लिए बाध्य करना, जिससे उन्हें कम ब्याज दर पर नकद कर्ज मिल जाता था, लेकिन उन्हें बागान मालिकों द्वारा कम कीमत पर नील बेचने पर मजबूर किया जाता था, जिससे रैयत अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और अगली फसल के लिए दोबारा अग्रिम में ऋण मिल जाता था और ये चक्र निरंतर चलता जाता था, जिससे किसानों की दुर्दशा होने लगी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे उपजाऊ खेती में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ एक परेशानी थी कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। उसके बाद धान की खेती वहाँ पर नहीं की जा सकती थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नील की कटाई के वक्त और धान की कटाई का वक्त एक ही होता था, जिससे किसान को नील की कटाई के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं हो पाते थे। प्रश्न नंबर 7 है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील उत्पादन धराशायी हो गया? 1859 में हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया और नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। अंग्रेजों ने 1857 की बगावत जैसे हालात से बचने के लिए उन्हें रियातों की तरफ झुकना सही समझा और कहा कि रियातों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इससे किसानों को लगने लगा कि अंग्रेजों ने नील की खेती न करने का हुक्म सुना दिया है। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया और इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रियायतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए किसान अनुबंध को पूरा करके नील की खेती को बंद कर सकते हैं। आइए करके देखिए वाले क्वेश्चंस हैं जो चंपारण आंदोलन और महात्मा गांधी की भूमिका बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, आप इंटरनेट से कर सकते हैं। और भारत की शुरुआत में चाय कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें और ध्यान दें कि बागानों में काम करने वाले मजदूर और नील की बागानों में काम करने वाले मजदूर के जीवन की में क्या समस्याएं व फ़र्क है, वे हमें लिखनी है। ये भी आप इंटरनेट से देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।